गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th के साइंस का 4th चैप्टर पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियो में धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा और आज हम इस वीडियो में धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके रासायनिक गुण धर्म क्या होता है जब यह धातु और अधातु वायु, जल, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो यह किस प्रकार से अपने गुण दिखाते हैं। तो आओ पढ़ें। धातु व अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में जानने के लिए हम इनकी धातु व अधातु की वायु के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ व क्षारक के साथ इन धातु व अधातु की अभिक्रियाएं करवाएंगे और इनके रासायनिक गुणों का पता लगाएंगे। धातुओं के रासायनिक गुण। बच्चों, हम प्राय हमारे घर में देखते हैं कि तांबे अथवा एल्युमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और चांदी के बने आभूषण भी काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि धातुएं जल, वायु तथा अम्ल से विभिन्न अभिक्रिया करके रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो आओ बच्चों, इन रासायनिक गुणों के बारे में हम और अच्छी से अध्ययन करें। सबसे पहले हम धातु की वायु के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि धातु जब वायु से अभिक्रिया करते हैं तो वह किस तरह से व्यवहार करते हैं। बच्चों, धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में हम एक मैग्नीशियम का इस तरह के एक मैग्नीशियम का फीता लेंगे। बच्चों, मैग्नीशियम एक धातु है। इस मैग्नीशियम के फीते को हम मोमबत्ती की सहायता से जलाएंगे। इस तरह से इस मैग्नीशियम के फीते को हम एक मोमबत्ती या बर्नर की सहायता से जलाएंगे। मैग्नीशियम का फीता जलते समय रोशनी के साथ जलता है और इसमें से सफ़ेद राख निकलती है। इस सफ़ेद राख को हम परख नली या एक प्लेट में एकत्रित कर लेंगे। अब हम इस मैग्नीशियम की सफ़ेद राख को एक परख नली में डाल देंगे और उसी परख नली में हम थोड़ी मात्रा में उस राख के साथ जल भी मिला देंगे। अब इस राख व जल के विलयन को हम लिटमस पत्र की सहायता से इसका परीक्षण करेंगे। यह है लिटमस पत्र। बच्चों, आपको लिटमस पत्र के बारे में तो पता ही होगा। इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि लिटमस पत्रों का उपयोग अम्ल व क्षारक के परीक्षण के लिए किया जाता है अथवा इन लिटमस पत्रों की सहायता से यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। बच्चों, जब कोई अम्ल पदार्थ इस नीले लिटमस पत्र के साथ क्रिया करता है तो यह लाल हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र यानी इस प्रकार के नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है और जब कोई क्षारक पदार्थ या क्षारकीय पदार्थ इस लाल लिटमस पत्र से क्रिया करता है तो इस लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर देता है अथवा क्षारक लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देता है। अब इस लिटमस पत्र की सहायता से हम राख
व जल के विलयन का परीक्षण करेंगे। तो बच्चों, लिटमस पत्र की सहायता से इस परीक्षण में हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। लाल लिटमस पत्र का नीला होना यह सिद्ध करता है कि इस विलयन की प्रकृति क्षारीय है। तो जब हम इस मैग्नीशियम के फीते को या रिबन को जलाते हैं तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए बच्चों, हमारे घर में उपस्थित एल्यूमिनियम के बर्तन व तांबे के यानी कॉपर के बर्तन मैले हो जाते हैं। क्योंकि तांबा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इसी कारण एल्यूमिनियम व तांबे के बर्तन मैले हो जाते हैं या हमें मैले दिखाई देते हैं। बच्चों, लोहे पर जंग लगने का भी यही कारण होता है। लोहा जो कि एक धातु होता है, यह लोहा जब वायु अथवा ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आता है तो लोह ऑक्साइड बनाता है, अर्थात लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलकर लोह ऑक्साइड बनाते हैं और इस ऑक्साइड के कारण ही लोहे पर जंग लगती है। अब हम अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि जब अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया। बच्चों, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जब धातु वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और यह धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है अथवा धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसी तरह बच्चों, जब अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया होती है तब भी यह अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु अधातु के जो ऑक्साइड है यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आओ बच्चों, अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। इस प्रयोग के अंदर हम कुछ मात्रा में सल्फर का पाउडर लेंगे। सल्फर एक अधातु है। देखो बच्चों, यह अधातु पदार्थ सल्फर है और इस सल्फर के पाउडर की कुछ मात्रा हम प्रयोग में लेंगे। अब हम सल्फर के पाउडर की कुछ मात्रा एक चम्मच में लेंगे। यदि चम्मच उपलब्ध ना हो तो हम इसकी जगह किसी बोतल के ढक्कन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह बोतल का ढक्कन किसी धातु से बना हुआ होना चाहिए। अब इस धातु के ढक्कन के चारों तरफ हम धातु के तार को इस तरह से लपेट लेंगे और इस ढक्कन में सल्फर के पाउडर की कुछ मात्रा डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। सल्फर को गर्म करने पर यह जैसे ही जलना प्रारंभ होता है, हम इस चम्मच को किसी ग्लास में या इस तरह के गैस जार में डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि सल्फर से निकलने वाली गैस बाहर ना जाए, इसीलिए इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे।
अब इस गैस जार में से हम चम्मच बाहर निकाल देते हैं और इस गैस जार में हम थोड़ी मात्रा में जल डालते हैं और इसका एक विलयन बनाते हैं। अब इस जल व गैस के विलयन का हम परीक्षण लिटमस पत्र द्वारा करते हैं। इस विलयन का लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करने पर हम देखते हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। और यह नीला लिटमस पत्र लाल कब होता है? जब यह नीला लिटमस पत्र किसी अम्लीय पदार्थ के संपर्क में आता है, तब यह नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि यह बनने वाला विलयन अम्लीय प्रकृति का है। बच्चों, एक बार पुनः इस प्रयोग को समझिए। हम सल्फर के पाउडर की कुछ मात्रा लेते हैं। सल्फर एक अधातु है। इस सल्फर के पाउडर को जलाते हैं। बच्चों, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, यह सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और इसके जलने पर हम इसे एक गैस जार में बंद कर देते हैं और अब इस गैस जार में कुछ मात्रा में पानी मिला देते हैं और इस विलयन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पानी के विलयन का हम जब लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करते हैं तो हमें यह विलयन अम्लीय प्रकृति का प्राप्त होता है। तो बच्चों, अधातु प्लस ऑक्सीजन बराबर अधातु ऑक्साइड, जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों, यह सल्फर जो कि एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। यह अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों, अब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते थे, उसी तरह से धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आओ बच्चों, धातु की जल के साथ अभिक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। बच्चों, धातु की जल के साथ अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक बीकर लेंगे व उस बीकर को आधे जल से भर देंगे और एक सोडियम धातु का टुकड़ा लेंगे। देखो बच्चों, यह सोडियम धातु है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम प्रयोग के लिए लेंगे। अब बच्चों, हम इस सोडियम धातु के टुकड़े को इस बीकर में उपस्थित जल के अंदर डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यह सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता है और सोडियम व जल मिलकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? इस सोडियम धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल अथवा केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह
सोडियम धातु हवा तथा जल के संपर्क में आने पर अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है अथवा यह आग पकड़ लेता है। यह देखो बच्चों, यह सोडियम धातु जल व हवा के संपर्क में आने पर तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है और इस तरह से आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम धातु का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल अथवा केरोसिन में रखा जाता है। तो बच्चों, अधिकांश धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। बच्चों, सामान्यतया अधातु जल या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातुओं की जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं रहती है। इसीलिए बच्चों, अधातु के फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है। क्योंकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए अधातु फास्फोरस, जो कि एक अधातु है, इसे जल में संग्रहित रखा जाता है। बच्चों, इस अधातु फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, अर्थात यह फास्फोरस जब वायु के संपर्क में आता है तो यह आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको खुला नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। इसीलिए इस फास्फोरस अधातु को जल में संग्रहित किया जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके माचिस की तिल्लियों में जो आगे का शोर होता है वह फास्फोरस अधातु से बना हुआ होता है। बच्चों, अब हम धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग में हम 4 परखनलियाँ लेंगे। इस परखनलियों पर हम नंबर डाल देंगे। परखनली 1, 2, 3 व 4। परखनली 1 में हम धातु मैग्नीशियम के रिबन लेंगे। धातु मैग्नीशियम के छोटे छोटे से रिबन के टुकड़े लेंगे, उसे हम परखनली 1 में डाल देंगे। परखनली 2 में हम एल्यूमिनियम की पन्नी लेंगे। एल्यूमिनियम की पन्नी के कुछ टुकड़े लेंगे और इसे हम परखनली 2 में डाल देंगे। तीसरी परखनली में धातु आयरन यानी लोहे की कुछ छिलन हम परखनली 3 में डाल देंगे और चौथी परखनली में हम तांबे के तार, पतले पतले से जो तांबे के तार होते हैं, उन तारों के टुकड़े हम परखनली 4 में डाल देंगे। अब इन चारों परखनलियों में हम 5-5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालेंगे। यह है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 5-5 बूंदें हम उन चारों परखनलियों में डाल देंगे। अब इन चारों परखनलियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद इसे हम चारों परखनलियों को हम गर्म करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। इन चारों परखनलियों को हल्का सा गर्म करने के बाद इन परखनलियों के मुंह पर हम एक जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे। सभी परखनलियों के मुंह
पर हम जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे। तो बच्चों, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जब इस जलती हुई तिल्ली को इन परख नलियों के ऊपर लाते हैं तो इनमें से एक आवाज़ निकलती है, एक फट की आवाज़ निकलती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो बच्चों, धातु यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर धातुओं की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, अर्थात अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसकी जगह आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो जब बच्चों इन धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यह एक ध्वनि, फट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अर्थात यह धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। परंतु बच्चों, कॉपर के मुंह पर जलती हुई तिल्ली ले जाने पर इसमें से फट की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन कॉपर में जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अब हम अधातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग वैसा ही होगा जैसा हमने कुछ समय पहले अर्थात धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया के समय किया था। इस प्रयोग में हम 2 परख नलियाँ लेंगे। इन दोनों परख नलियों में से एक परख नली में हम अधातु सल्फर पाउडर डालेंगे और दूसरी परख नली में हम अधातु कोयले का पाउडर डालेंगे। अब इन दोनों परख नलियों को भी हम 5-5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर देंगे। अब बच्चों, इन्हें भी हम हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद इनके मुंह पर उसी तरह से जलती हुई तिल्ली लाएंगे। जलती हुई तिल्ली इन दोनों परख नलियों के मुंह पर लाते हैं और हम देखते हैं कि इनमें से किसी प्रकार की कोई ना ही तो ध्वनि उत्पन्न होती है और ना ही इसमें कोई किसी प्रकार की हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो बच्चों, अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इन परख नलियों के मुंह पर जब जलती हुई तिल्ली लेकर आते हैं तो इनमें से ना ही तो कोई फट की ध्वनि उत्पन्न होती है और ना ही कोई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अतः अधातु सल्फर, कोयला व अन्य अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में हम एक बीकर लेंगे या परख नली लेंगे। इस बीकर या परख नली में हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को जल में घोलकर डालेंगे। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और इस क्षारक के विलयन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को जल में मिलाकर या जल में घोलकर इसे हम बीकर में डालेंगे। अब इस बीकर में हम एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा भी डालेंगे।
यह बच्चों, यह देखो, यह एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा है। इसे भी हम इस बीकर में डालेंगे। यह है एल्युमिनियम की पन्नी। इस एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा हम उस बीकर में डालेंगे और प्रयोग करेंगे। अब इस बीकर के मुंह पर हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे। जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यह धातु यानी एल्युमिनियम की पन्नी, यह धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अर्थात धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करते समय यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने पर वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया। बच्चों, अधातु भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन इनकी यह अभिक्रियाएं कुछ जटिल प्रकार की होती हैं। अर्थात अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया के बारे में हम बड़ी कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी यह अभिक्रियाएं कुछ जटिल प्रकार की होती है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में धातु व अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा तथा देखा कि जब धातु व अधातु जल, वायु, अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से उनके गुणों में परिवर्तन होता है।